प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संकलित पाठ लासा की ओर के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था। आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो उसमें से कुछ जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी कोई शंका बच जाती है तो आप मुझे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और उसमें जो पाठ 2 लासा की ओर निकालिए, उसमें आपको ये गद्यांश मिलेगा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी। यहाँ से जो गद्यांश शुरू हो रहा है उसे ढूंढ लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, और उसे ढूंढ लीजिए अच्छे से, उसको मिला लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद हम इस प्रश्नोत्तर इसको चर्चा करेंगे। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, ना औरतें पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सासू आपको अपनी झोली में से चाय उनको दे सकते हैं, वो आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगे में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना देगी और फिर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में आपको दे देगी। ये तिब्बत के उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में सांकृत्यायन जी बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जब वो यात्रा की थी तिब्बत की, ये पूरा यात्रा वृत्तांत है। अब इसमें हम उस समय के तिब्बत के समाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे पहला प्रश्न ये, तिब्बत का समाज कैसा था? तो तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था और न ही औरतें पर्दा करती थी। तो वहाँ पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था और औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो जब भी आदमी वहाँ जाते थे कोई भी, तो उनको बेचारों को पूरी तरह से वो मदद करते थे। चाहे तो आप खुद ही घर के भीतर जाके चाय बना के ला सकते हो, इतनी मतलब भरोसा करते थे वो लोग। तो वहाँ पर किसी प्रकार की छुआछूत का या भेदभाव का सवाल ही नहीं था। अपरिचित व्यक्ति की सहायता तिब्बत की महिलाएं किस तरह किया करती थी? तो इसमें लिखा है कि अगर आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू बेटी जो भी है आपको चाय बनाकर दे देती थी, तो वो आपकी किस हर प्रकार से मदद करती थी। तिब्बत में महिलाएं दूध वाली चाय के रंग बनाने के लिए क्या करती थी? दूध वाली चाय का रंग को उसको बनाने के लिए, जो चाय होती थी उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाने के लिए क्या करती थी? तो इसके लिए वो मक्खन और सोडा नमक का इस्तेमाल करती थी। उसमें मक्खन डाल देती थी, सोडा नमक डाल देती थी, तो वो दूध वाली चाय की तरह दिखती थी। दूसरा पठित गद्यांश है इसमें, तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। ये उन्होंने अपने वृत्तांत में से बताया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, तिब्बत की ज़मीन बहुत किस में बटी थी? मतलब तिब्बत की ज़मीन किस प्रकार से बंटी हुई थी? ये हमारे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्टडी मटेरियल है उसमें से मैं आपको समझा रहा हूँ। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा किसके हाथ में था? इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों या विहारों के हाथ में था। मतलब मठाधीशों को उसका नियंत्रण दे रखा था। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ किसे भेजा जाता था और उनका क्या महत्व था? तो उसके लिए वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन्हीं को खेती का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता था। वही देखते थे कि खेती में कितनी आमदनी, क्या करना है, किस तरह से काम करवाना है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, वो उसकी जो पदवी होती थी एक तरह से राजा के समान होती थी। वहाँ का पूरा स्वामी वही होता था, बौद्ध भिक्षु। अब हम पाठ पर आधारित प्रश्नों में आ जाते हैं। तिब्बत में यात्रियों के आराम के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? तो एक तो आप देखिए कि अभी हमने देखा कि कोई यहाँ पर छुआछूत या ऊंच नीच, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कोई चीज़ें है नहीं। यात्री किसी के घर में जाकर चाय वगैरह बनवा सकते हैं और उनके साथ किसी तरह से भेदभाव वो नहीं करते। दूसरा है, पाठ के आधार पर बताइए कि निर्जन स्थलों पर खून की सज़ा क्यों कठिन है? निर्जन स्थलों पर न कोई कानून व्यवस्था है, न सरकारी नियंत्रण। यहाँ खून का कोई गवाह भी नहीं मिलता, अतः खून की सज़ा नहीं हो पाती।
जो निर्जन स्थल है जहाँ कोई नहीं होता। तिब्बत की यात्रा में आप देखोगे, जिसमें पाठ में पढ़ोगे कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ कोस मीलों दूर तक कोई आवासीय बस्ती नहीं है, कोई लोग रहते नहीं हैं, बिल्कुल जंगली इलाका है, चारों तरफ से सुनसान है। और ऐसे में अगर वहाँ कोई अपराध हो जाता है तो पहली बात तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो निर्जन है, वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। ठीक है, पता भी चल गया तो कोई गवाह नहीं है। तो इस तरह से ये वहाँ पर बड़ी स्थिति विकट हो जाती है। वहाँ किसी को सजा दिलाना बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात है। लंकोर में लेखक कहाँ ठहरा और क्यों? तो लंकोर में लेखक सुमति के यजमान के यहाँ ठहरे हुए थे। सुमति इनके साथ गए थे, सुमति प्रज्ञा उनका पूरा नाम था, वो भी बौद्ध भिक्षु थे। उनके साथ में ये लंकोर में उनके यजमान के यहाँ ठहरे थे। भाटे की ओर दिखने वाले पहाड़ कैसे थे? तो भाटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उन पर कोई वनस्पति नहीं थी, न तो बर्फ की सफ़ेदी थी, नहीं हरियाली थी, इसलिए उनको नंगा पहाड़ कहा गया है। सुमति गंडे कैसे बनाता था? सुमति कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से गंडे, गंडे मतलब जो होते हैं कुछ कपड़े की झंडियाँ टाइप होती है जो बुद्ध भिक्षु लगाते हैं, तो वो कपड़े की पतली पतली बत्तियों से वो उन्हें बनाता था। लेखक सुमति को यजमानों से मिलाने क्यों नहीं जाने देना चाहता था? लेखक को भय था कि सुमति अपने यजमानों के पास जाकर हफ्ता लगा देगा, इतने दिनों तक उसे भी अपनी प्रतीक्षा में ठहरना पड़ेगा, उसे भी उसकी प्रतीक्षा के लिए ठहरना पड़ेगा। इसकी वजह से यात्रा में तथा अध्ययन करने के लक्ष्य में बाधा पड़ेगी, इसलिए लेखक उसको मिलने नहीं देना चाहता था। क्योंकि उसको पता था कि ये जाएंगे तो हफ्तों तक वहीं रुक जाएंगे, इनके इतने सारे परिचित है, इतने सारे यजमान हैं, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, वो बातें करेंगे, और तब तक लेखक वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच करके और बुद्ध धर्म की जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना चाहता था। तो उसे लगता था कि इससे उसमें बाधा पहुँचेगी, इसलिए वो चाहता था कि सुमति उससे दूर न जाए, उसके साथ ही रहे। इसके अभ्यास प्रश्न में है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए जगह मिल गई, लेकिन दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी उन्हें स्थान नहीं मिला। क्यों? ये देखिए, दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी स्थितियां हैं कि पहली बार जब वो गए तो बिल्कुल भिखमंगों की तरह दिख रहे थे, तब भी उनको वहाँ रुकने के लिए जगह मिल गई, और दूसरी बार जब गए तो बहुत भद्र वेश में थे, ये सभ्य पोशाक में थे, बहुत अच्छी वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी थी, जिससे उनको सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उनको जगह ही नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने के बावजूद उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। ये सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे, और सुमति भी साथ नहीं थे। तो एक तो है कि ऐसे समय पे लोग गए शाम के समय कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर नशा वगैरह, जो छंग होता है, एक प्रकार का नशा होता है, वो कर लेते थे, और उसके बाद उनको ज़्यादा होश खास रहता नहीं है, इसलिए शायद उनका इतना सम्मान नहीं हुआ। उस समय में तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को कैसा भय बना रहता था? तो तिब्बत में पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते थे कि उनके पास पैसा है या नहीं। ये देखिए कितनी विकट स्थिति थी, कितनी मुसीबत वाली स्थिति थी कि पहले डाकू लोगों को मारते थे, उसके बाद चेक करते थे, उसके बाद देखते थे कि इस व्यक्ति के पास कुछ पैसा है या नहीं है। तिब्बत में हथियार रखने संबंधी कोई कानून नहीं था, इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। लेखक, अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया? तो उसके 2 कारण हैं। एक तो घोड़ा उनका जो था बहुत सुस्त था, बहुत आलसी था, बहुत धीरे चल रहा था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भूल गया। रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए, जिन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। वो एक पीछे चल रहे थे, घोड़ा धीरे चल रहा था, जिसके कारण वो पीछे रह गए और फिर गलत रास्ते पर भी लग गए। और फिर वो 1.5 मील आगे जाने के बाद फिर उन्हें पता चला कि नहीं, मैं तो गलत रास्ते पर आ रहा हूँ। फिर वो लौट कर आए, इसलिए उन्हें बहुत समय लग गया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार ऐसा प्रयास नहीं किया। एक बार तो वो रोकते हैं लेखक और दूसरी बार नहीं रोकते हैं, तो ऐसा क्यों? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और उससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है,
तो पहली बार जब वो रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और उस समय वहाँ पर उनको लग रहा था शेखर विहार में कि वो यजमानों के पास जाएंगे, बहुत समय तक वो रुक जाएंगे। लेकिन दूसरी बार वो मंदिर में पहुंच गए थे और वहाँ पर उनको हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी जिनको वो पढ़ना चाहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि कितने दिन आप रुकें, उतने दिन रुकें, उन्हें उस समय कोई बाधा नहीं आनी थी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, इस तिब्बत यात्रा में लेखक को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो हम इसमें देखेंगे। एक तो आप देखेंगे कि जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। कठिन रास्ता किस प्रकार से था, आप देखिए वहाँ पर जब चढ़ते थे तो एक तरफ से तो जब बर्फीले पहाड़ हैं तो उधर से बिल्कुल शरीर ठंडा हो जाता था भाग एक, और जिधर से सूर्य की रोशनी पड़ती थी, धूप पड़ती थी, उधर बिल्कुल गर्म हो जाता था। तो एक हिस्सा आपका बिल्कुल गर्म है और दूसरा हिस्सा नरम है, ठंडा है। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। साथ ही निर्जन रास्ता होता था, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं, बस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। अगला था उनका घोड़ा जो था बहुत सुस्त था, बहुत धीरे चल रहा था, उसके कारण वो उनके साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भी भूल गया। तीसरा था डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी थी उनको, जो सब ठीक है कि उन्हें लगा कि वो मार डालेंगे, तो वो वहाँ पर वो उनके सामने भिक्षुकों के वेश में, भिक्षुकों के जैसी वाणी निकाल कर उनसे कुछ मांगने लगता था कि उनको लगता था कि ये तो बेचारा भीख मंगा है, इसको छोड़ दो। नहीं तो वो पहले मारते थे, फिर देखते थे कि कोई है कि नहीं इसके पास। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। भिखारी के वेश में इसलिए यात्रा करनी पड़ी क्योंकि कोई भी राहगीर मिला तो वो पहले मार डालते थे उनको, अगर लगता था कि ये यात्री है तो, क्योंकि यात्री होगा तो कुछ पैसा होगा, कुछ घेवर होगा, कुछ ना कुछ होगा इसके पास, तो इसलिए उनको भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। समय से न पहुंचने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा, तेज धूप में चलना पड़ रहा था, ठीक है। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला था, यह मिला लिखा है लेकिन नहीं मिला था उसमें। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। छठा प्रश्न है आपका कि तिब्बत का समाज उस समय का कैसा था। तो इसमें देखिए तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षुक करता था। वो भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी। उस समय तिब्बत की जमीन जो है जागीरदारों में बटी हुई थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता आया था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का सही अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो मैं पुस्तक के भीतर था, यानी लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। लेखक पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो गया था उसको फिर, और बाकी चीज़ों का कुछ ख्याल नहीं रहा था। वो बिल्कुल पूरी तरह से पुस्तक पढ़ने में ही अपना ध्यान एकाग्र कर चुका था। रचना के अंतर्गत दिया गया है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इससे सुमति के बारे में क्या पता चलता है कि उनके पहचान के लोग उनको हर जगह मिल रहे थे। इसका मतलब उसके व्यक्तित्व में क्या खासियत थी, उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या विशेषता थी कि जिसके कारण वो जहाँ जाते थे वहाँ उनके परिचित लोग मिल जाते थे। तो देखिए ये उत्तर देखिए इसका, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे। आप साधारण सी बात है कि मिलनसार व्यक्ति रहेगा, हंसमुख व्यक्ति रहेगा, तभी उसके ज़्यादातर परिचित लोग रहेंगे। अगर बिल्कुल ही दुखी और गमगीन और क्रोधी स्वभाव का इंसान रहेगा तो उसके ज़्यादा मित्र भी नहीं रहेंगे, सब उनसे दूर रहेंगे। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। जगह जगह उनका परिचय था, सब जगह से लोग उनका सम्मान करते थे। वो बौद्ध भिक्षु थे एक। सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित थे, तो इसके कारण भी लोगों के दिल में उनके प्रति आदर की भावना थी। सुमति सबको बोध गया का गंडे प्रदान करते हैं, जो लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते थे। बोध गया के जो झंडे होते थे जो वो सबको देते थे। इसके कारण लोग उनको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि ये हमने मिला है ये बोध गया का। तो उसके कारण भी सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। ये बिल्कुल ही सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति सरल रहेगा, मिलनसार रहेगा, स्नेही स्वभाव का, सबसे मिलजुल, सबसे स्नेह से मिलेगा, मृदुल स्वभाव का रहेगा, तभी लोग उसको आदर सम्मान देंगे। नहीं तो ऐसी संभावनाएं नहीं बनती है। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। बौद्ध धर्म में आस्था रखने के कारण
उनके मिलने जुलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, उनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या बढ़ी, उसके कारण उनकी जान पहचान बढ़ी। और तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे, वो कहाँ कौन सा गांव है, किस गांव में रहना है, किस गांव में नहीं रहना है, वो सब चीज़ें, और कहाँ से उसका रास्ता है, ये सब बातें भी सुमति जानते थे, जिसके कारण भी उनका वहाँ पर काफ़ी सम्मान था। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में ये उचित है या अनुचित, विचार व्यक्त करें। बच्चों, इस पर आप अपने विचार जो है रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं कि जो है लोग आजकल बहुत सामान्य से ये बात हो चुकी है कि वो व्यक्ति के वेशभूषा देखेंगे और वेशभूषा देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आदमी कैसा होगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके आचार व्यवहार का जो तरीका है, उसका जो स्वभाव है, उसका मूल्यांकन उसके कार्यों से, उसके कर्तव्यों से, उसके गुणों से होना चाहिए। तो ये सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे ये अपेक्षा नहीं थी कि शिखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। लेकिन जब हम उसे देखें तो मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी आ सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके शहर राज्य से कैसे भिन्न है। तो तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। टिंगी एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है। और अंतिम जो प्रश्न है कि आपको किसी स्थान की यात्रा की है तो उसके अनुभव आपको लिखना है, या आप गृह कार्य में लिखेंगे स्वयं, या आपने कहाँ की यात्रा की है उसके बारे में आप इसका वर्णन करें।